भाई बात ऐसी है कि राज कुंद्रा जो है इस वक्त जेल में है और किस वजह से जेल में है ये बताने की अब तो जरूरत नहीं है। तो राज कुंद्रा की जो जेल यात्रा है उसे देखने के बाद मुझे 17 साल पहले की मेरी खुद की जेल यात्रा याद आ गई। मैं जिंदगी में हर तरह के काम किए, हर तरह के इंसान से मिला हूँ। जिंदगी का जो अनुभव है वो मैंने घोलकर बहुत ही अच्छी तरीके से पी लिया है। शराब, सिगरेट और मुन्नी बाई का कोठा, बस इन जगहों पर नहीं गया और कभी जाना भी नहीं चाहिए और ना ही आपको किसी भी तरह का कोई नशा करना चाहिए। देखिए बात ऐसी है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार जेल यात्रा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से दो चीजें होंगी, एक तो आप अपनी जिंदगी में गलती से भी कोई गलती नहीं करोगे, दूसरा आपको जेल की हसीन जिंदगी का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। अब आप बोलोगे भाई ये तुम्हें कैसे पता? तो बात ऐसी है कि दुर्भाग्यवश मुझे भी जेल यात्रा का सुखद अनुभव प्राप्त है। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, पढ़ाई चल रही थी, यानी कि इस घटना को लगभग 17 साल बीत चुके हैं। ये बात है साल 2004 की। तो एक छोटी सी गलती हो गई थी, रेलवे के नियमों का मैंने उल्लंघन कर दिया था और रेलवे पटरी को क्रॉस करने का जुर्म किया था, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि भैया रेलवे पटरी क्रॉस करना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे भले ही उस वक्त नहीं पता था कि रेलवे पटरी क्रॉस करना भाई बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इतनी बात जरूर पता थी कि भाई रेलवे पटरी क्रॉस करेंगे तो भाई गलती से अगर ट्रेन आ गई तो भाई मरने की नौबत आ सकती, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते। लेकिन मेरे कजिन की गलती के चलते मुझे रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ा, क्योंकि वो भाई साहब एक प्लेटफॉर्म से कूदकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भाई निकल चुके थे, तो मुझे भी निकलना पड़ा। अब ट्रैक क्रॉस करके जैसे ही हम प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने वाले थे, इतने में काला कोट पहने एक इंसान ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा बेटा अपना हाथ दो। हमने अपना हाथ दिया, उसने ऊपर खींचा, मैंने कहा थैंक यू अंकल। उसने कहा थैंक यू छोड़ दो बेटा, निकालो 500 रुपए। मैंने कहा अंकल मदद करने के 500 रुपए मैं नहीं देता, मैंने कहा था आपको कि मेरी मदद करो। काला कोट पहने उस इंसान ने कहा बेटा मुझे आपकी जिंदगी की चिंता है, इसलिए मैं आपसे 500 रुपए मांग रहा हूँ और इसलिए आपकी मदद की, क्योंकि देखो वो दूर से ट्रेन आ रही है, इसी ट्रैक पर आ रही थी। आप 500 रुपए दोगे तो मैं आपको पर्ची भी दूंगा। मैंने सोचा यार मेरे माँ बाप मेरी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, भाई कॉलेज की फीस भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये इंसान छोटी सी मदद करके मुझसे 500 रुपए मांग रहा है। मुझे लगा भैया कुछ तो झोल है, कहीं ना कहीं ये इंसान हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब कुछ होकर कुछ 15-20 सेकेंड ही बीते थे। मैंने कहा अंकल मैं आपकी शिकायत पुलिस में कर दूंगा। उसने कहा बेटा शौक से कीजिए, लेकिन पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे क्योंकि तुमने रेलवे के नियमों का उल्लंघन किया है, पटरी क्रॉस करने का जुर्म किया है और ये मेरा रोज का काम है। अब समझ में आ गया था भाई कि ये बंदा कौन है। मैंने कहा इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, जेल की सुखद यात्रा पर लेकर चलता हूँ। हम भी उसके साथ हो लिए और कोई दूसरा ऑप्शन तो था भी नहीं हमारे पास। भाई उसके बाद उस काला कोट पहने इंसान ने हमें रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। रेलवे पुलिस ने भी कह दिया कि रेलवे पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, कहो क्या सेवा करनी है। एक हवलदार को बुलाया और हमें ले जाकर एक छोटी सी जगह पर बंद कर। हालांकि वो जेल नहीं था, उसके बगल में भाई बाथरूम बना हुआ था जहां से अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां का नजारा देखकर भैया दिल खुश हो, सारा का सारा डर ही निकल गया, क्योंकि ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं थे, हमारे जैसे 50 लोग और भी वहां बंद थे। हालांकि जगह बहुत छोटी थी, लेकिन हमें भी कौन सी पूरी जिंदगी वहां पर निकालनी थी। वो रेलवे पुलिस थी भाई, कोई स्टेट एजेंट थोड़ी था कि हमें फ्लैट दिखाने के लिए वहां पर लेकर आया है कि जगह छोटी है या बड़ी है, बस कुछ देर रहना है और निकल जाना है, इतनी सी ही तो बात थी। अब यहाँ से शुरू होती है असली जान पहचान बढ़नी, मेल मिलाप करना, भाईचारा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और ईसाई, हर जाति और समुदाय के लोग रेलवे पटरी क्रॉस करने के जुर्म में वहां पर कैद थे। ऐसा लग रहा था कि आजादी की लड़ाई में जेल भरो आंदोलन योजना के तहत बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक जेल में बंद किया जा रहा है। एक बंदे से मैंने पूछा तुम कैसे आए? वो बोला यार 1 नंबर लगी थी, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना था क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मूत्रालय था। बड़ी जोर की लगी थी, मंजिल तक पहुंचे ही नहीं थे कि मंजिल से पहले ही उठा लिए गए। अभी तक लगी है, करने ही नहीं दे रहे, कहते हैं कि तुम्हारी यही सजा है, तुम पूरे दिन नहीं मूतोगे। दूसरे बंदे से मैंने पूछा कि भैया तुम कैसे आए?
उसने कहा, ये शाणे अपना काम करना, ज्यादा होशियारी मत दिखा, जेल में बंद है, बाप की शादी में नहीं आया है, जितना पगार नहीं उतना पैसा मांगता है ये लोग। बाप का राज समझा है क्या इन लोगों ने कि भाई पटरी क्रॉस किया तो पैसे देने का। मैंने भी मन में सोच लिया भाई कि ये आदमी सही नहीं है, कुछ और पूछा तो यहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देगा। अब एक बूट पॉलिश वाला लड़का था, उसकी तरफ देखकर मैंने उससे कुछ पूछने की सोची ही थी। उसने बड़े ही प्यार से इशारा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा रे, ये लोग का रोज का नौटंकी है, अपन हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8-10 बार इधर आता है। ये लोग बोलता है कि तेरा तो मंथली पास लगेगा इधर आने का, तुम सुधरेगा ही नहीं, तुमको यही नहीं पता कि ये जेल है या तुम्हारा ससुराल। उसने कहा, देख भाई, अपुन का ना आगे कोई है ना पिच्चू कोई है, बाहर रहेगा तो लोगों का जूता चमकाएगा, पैसे कमाएगा और अपना पेट भरेगा, और अंदर रहेगा तो फ्री में ये लोग मेरे को खाने को देगा, आराम से मैं चैन से एक कोना पकड़ के सोते रहेगा, खाने का पीने का मस्त में सो जाने का, यही अपनी जिंदगी है। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा कि यार असली वाला मोटिवेशनल स्पीकर तो यही है। आज से पढ़ाई लिखाई बंद, आज से अपन भी बूट पॉलिश करेगा। लेकिन फिर याद आया, यार ये काम किया ना पिताजी पूरे मोहल्ले में दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह पीटेंगे। हालांकि भैया मेरे पिताजी बड़े सीधे साधे हैं, आज तक जिंदगी में एक चांटा तक नहीं मारा। अब आगे ऐसा हुआ कि 2 घंटे के बाद पुलिस का बड़ा वाला डब्बा आया, यानी कि पुलिस की बड़ी वाली वैन। अब एक हवलदार आया और जोर से उसने जमीन पर डंडा पटकते हुए बोला, ए चलो रे वैन में बैठो, जास्ती टाइम नहीं अपने पास। भाई साहब जिस गति से उसने जमीन के ऊपर डंडा पटका ना, उतनी ही गति से मेरे बाजू वाले का पेशाब निकल गया, जो इतनी देर से रोक कर बैठा हुआ था। एक एक करके 50 लोगों को मुर्गी की तरह उस वैन में डाला गया। जब वैन ने चलना शुरू किया तब हर कोई कंफ्यूज था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें लेकर कहां पर जा रहे हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। वो पूरा सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का वो सीन चल रहा है, जहां पर उस पुलिस के वैन में एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जा रहा था अमिताभ बच्चन को, बाकी गुंडों को और रोहित शेट्टी के पप्पा को। इतने में मेरे मुंह से निकल गया, यार कहीं ये लोग हमारा एनकाउंटर करने के लिए तो नहीं ले जा रहे। भाई साहब ये शब्द सुनते ही वहां पर जितने भी लोग वैन में मौजूद थे उन लोगों की ऐसी फटी कि लोगों का रोना धोना शुरू हो गया। ड्राइवर सीट की बगल में बैठा हवलदार फिर से जोर से चीखते हुए बोला, अबे चुप रहो बे, अब तुम लोग पूरी जिंदगी पटरी क्रॉस करने का जुर्म नहीं करो। उसकी ये बात सुनकर लगा, बेटा अब तो पक्का वाला हो गया है कि अब हमारा एनकाउंटर होने ही वाला है। ये लोग एनकाउंटर करने ही जा रहे हैं। पूरी जिंदगी पटरी क्रॉस नहीं करने का क्या मतलब है? मतलब जिंदा नहीं बचने वाले हैं। इस दुनिया से हमारा दाना पानी उठ चुका है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस की जो वैन है वो जेजे हॉस्पिटल में रुकी और हवलदार आकर कहता है कि चलो बे सब निकलो एक एक करके। लेकिन सबकी भाई इतनी फटी हुई थी, इतनी हालत खराब थी कि कोई निकल ही नहीं रहा था। लेकिन हवलदार ने भाई फिर धमकी दी और सब इस तरह से निकले जैसे बहुत सारे कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा गया होता है, वो निकलते ना, उसी तरह से हमारी वो हालत थी। और कोई पहचान ना ले इसलिए मैंने अपने जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर रख लिया कि भैया इज्जत संभालना बेहद जरूरी है। इस वक्त कोई जान पहचान का मिल गया कि भाई पटरी क्रॉस करने के जुर्म में इनके साथ क्या क्या घटना घट रही है तो भाई जिंदगी चौपट हो जाएगी, खामखा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। देखिए हॉस्पिटल इसलिए लेके गए थे, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है जो लोग भी इस तरह से पकड़े जाते हैं, ताकि भाई अगर किसी को कोई बीमारी है, अगर किसी बीमारी के चलते किसी की मौत हो गई तो भैया उसकी जिम्मेदारी जो है वो रेलवे पुलिस की नहीं है। वैसे हमारा चेकअप भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया गया। इसके बाद हमें वापस डिब्बे में डाला गया और उसी जगह पर लेकर आया गया और एक बड़ी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया जहां पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा। उस बल्ब को देखकर भी तरस आ गया कि भाई तू जल ही क्यों रहा है, तू मरेगा तभी तो नया बल्ब लगेगा और कैदियों की जिंदगी में थोड़ा उजाला होगा। अच्छा, लॉकअप में डालने से पहले हमारे हाथों की घड़ी, गले में पड़ा हुआ जो जंतर था, फिर उसके बाद हाथों में पहना हुआ कलावा, मेरा चश्मा, घड़ी, सिक्के, पर्स सब कुछ निकाल कर रख दिया गया। ये इसलिए किया जाता है कि भाई कैदियों में अगर कोई मारपीट हो गई या कुछ कहा सुनी हो गई या किसी कैदी ने भाई आत्महत्या करने की कोशिश कर ली तो वो ऐसा ना कर सके। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात हो गई कि भाई मेरा चश्मा निकाल लिया, मैं तो वहीं हैंडीकैप हो गया, आंखों से एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था। एक कैदी तो मुझे वीर ज़ारा का पाकिस्तान की जेल में बंद शाहरुख खान लग रहा था। उसकी शक्ल भैया बिल्कुल वैसे ही मिल रही। खैर जेल में जाने के पहले मैंने अपने जान पहचान के कुछ नेताओं से भैया फोन करके मदद मांगी थी,
नेता तो नेता भैया आश्वासन दे दिया, भरोसा दिला दिया कि हमारा आदमी जा रहा है, तुम्हें छुड़ा कर लाएगा, लेकिन सब के सब भ्रष्टाचारी निकले, सब के सब मतलबी कामचोर निकले, कोई मदद को नहीं आया। और यहीं से पता चलता है कि नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सब ने भरोसा देकर पीठ में खंजर घुसा दिया था। फाइनली जो मेरा कजिन था उसने रोते रोते पीसीओ से जाकर अपने बड़े भाई को फोन किया। भाई बोला मैं आता हूँ 1 घंटे में भैया पैसे लेकर। निकलने से पहले ये बात उसने घर पर सबको बता दी थी और घर पर सबका हो गया रोना धोना शुरू। ऐसे रो रहे थे मानो किसी का मर्डर करके हम जेल में बंद हैं, आजीवन काल कोठरी जेल में ही बंद रहने वाले। अब आगे सुनिए। जेल में 2 कैदी मिले जो राजस्थान से आए हुए थे, मारवाड़ी लग रहे। वहां भी भाई मैंने जान पहचान बढ़ानी शुरू की। मानवता जो बचपन से मेरे अंदर है, मैंने उनसे भी जान पहचान, उनका दुख जानना चाहा। मैंने पूछा कि भैया तुम कैसे आए दोनों? तो उसने बोला कि यार एप्पल काटने वाला चाकू मिल गया, उसके लिए इन्होंने जेल में बंद कर दिया और मेरे घर वालों से बात भी नहीं करने देते, हमें कोई छुड़ाने तक के लिए नहीं आ पा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको छुड़ाने की कोशिश करूंगा। भले खुद की लगी हुई थी, लेकिन भाई उसको जेल से छुड़ाने की योजना पर काम चल रहा था। बगल में माचिस की तीली पड़ी हुई थी जो जली हुई थी, उससे मैंने जमीन के ऊपर उसका नंबर लिखा और बाय हार्ट कर लिया। इस मामले में मैं बहुत तेज हूँ, मुझे फोन नंबर बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मुझे नंबर याद हो जाते हैं। वो बंदा बार बार ये बोल रहा था कि भाई हम बेगुनाह हैं। मैंने भी मन में सोचा एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था कि हम बेगुनाह हैं, हमने जुर्म नहीं किया है और इसके बाद ही हमें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि हर कैदी यही कहता है कि हम बेगुनाह हैं, और जिसने ये शब्द बोला इतिहास गवाह है कि उसे जेल के भीतर डाल दिया गया। अब इतना सब कुछ चल रहा था कि जेल के लॉकअप के बाहर खड़ा जो हवलदार था उसने मेरी तरफ देखा और बोला ये इधर आ। मैं गया उसके पास, बोला क्या स्टोरी सुना रहा है वो? मैंने कहा साहब वो बोल रहे हैं कि एप्पल काटने का चाकू उसके पास से मिला और आप लोगों ने उसको यहाँ पर बंद कर दिया। उस हवलदार ने उन दोनों की तरफ देखा, बोला ए क्या रे बच्चे को स्टोरी सुनाता है कुछ भी? हाँ काहे के लिए आया, बता इसको जरा। तो वो दोनों हंसने लगे और बोले अरे साहब ऐसे एंजॉय कर रहे थे बच्चे के साथ। बोला तेरी, ये एंजॉय कर रहा था फेक स्टोरी बनाकर? ये तो भाई मीडिया वाला ही लग रहा है कोई जो फेक स्टोरी के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद हवलदार ने बताया कि इन दोनों ने मर्डर किया है किसी का, इनके पास से कोयता मिला हुआ है। भैया जिंदगी में ना भरोसा ही उड़ गया पूरा। मैंने कहा सर ऐसे खूंखार कैदियों के बीच में हम जैसे सीधे साधे लोगों को क्यों रखा गया? हमने सिर्फ पटरी ही तो क्रॉस किया है। उसने बोला कोई बात नहीं, डर मत, पैसा भर दिया तो छूट जाएगा, वरना रात को तुम लोग को अलग से रखा जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद हमारा कजिन आया हमें छुड़ाने के लिए। हम जेल के भीतर यूं सनी देओल की तरह सलाखों को पकड़कर खड़े हैं दोनों, और बाहर कजिन। अब मेरे बाजू वाला जो कजिन जो मेरे साथ बंद था वो बोल रहा है भैया मेरा करियर खराब तो नहीं होगा? भाई बोलता है अबे कल तू गांव से आ रहा है, तेरा कौन सा करियर बना ही है जो खराब हो जाएगा? लेकिन मैं इन सभी चीजों का भरपूर मजा ले रहा था। खैर भाई ने पैसे भरे और हम घर की तरफ चल पड़े। अच्छा हम निकले थे मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन पहुंच गए जेल यात्रा पर। क्यों? क्योंकि पटरी क्रॉस किया था। अब मेरा कजिन तो अपने घर चला गया, अब मुझे अपने घर जाना था। और जैसा कि मैं घर से बोलकर निकला था कि हम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो माहौल क्रिएट करने के लिए मैंने दुकान से नारियल, रामदाना, मिठाई और फूल वगैरह खरीद लिया। पूरा माहौल बनाकर घर पर ऐसा दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कितना बड़ा काम करके लौटा हूं मैं। घर पहुंचते ही मम्मी बोली दर्शन कर लिया? मैंने कहा हाँ कर लिया, बहुत भीड़ थी, बहुत मजा आया। मम्मी बोली प्रसाद लाया है? मैंने कहा हाँ लाया है, ये लो। अब अचानक से मम्मी के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह से बदल गया। दरवाजे के पीछे से मम्मी ने निकाली पैरागॉन की हवाई चप्पल। उसके बाद भाई साहब तबीयत की धुलाई हुई है, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। इतने चप्पल बरसे जितना बारिश में पानी नहीं बरस। मारते मारते मम्मी यही बोल रही थी कि मर गया होता ट्रेन के नीचे आकर तो मैं क्या करती, और रो भी रही है। भाई बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती, बेटा जीवित घर पर माँ के सामने बैठा हुआ है, तो माँ का रोना तो स्वाभाविक है। ये तो माँ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने रेलवे के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। ये होती है माँ की मार, आपका पूरा करियर ही बदल देती है। रात को मम्मी खुद ही दवा लेकर आई और लगाने लगी, और बोल भी रही है कि इतना नहीं मारना चाहिए था, मैंने बहुत ज्यादा मार दिया। बताओ, हाथ आपका, चप्पल आपके, सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम आपके पास है, उसके बाद भी आप बोल रही हो कि इतना नहीं मारना चाहिए। ये तो आपके हाथों में था माताश्री कि आपको कितना मारना है कितना नहीं मारना है, फिर भी
लव यू मॉम। तो देखिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जितने पैसे हमने वहां पर भरे थे उसमें से अगर आपको आधे पैसे रिटर्न चाहिए तो आपको वापस दूसरे दिन अनाड़ी कोर्ट जाना होता है। अब आज के 17 साल पहले 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। एक तो पैसे मेरे थे नहीं, मैंने भरे नहीं थे, मैंने कमाए भी नहीं थे। पैसे कजिन के थे, छुड़ाने वाला कजिन था जो कि उसने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर जमा किए थे। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे दिन हमें वहां पर अनाड़ी कोर्ट पहुंचना है। अब सुबह 7 बजे उठा, मैं नहा धोकर तैयार हो गया और मम्मी से मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं दोस्त के घर पढ़ने। घर वाले भी परेशान कि यार ये सुबह सुबह पढ़ने कहाँ जा रहा है। दोस्त से भी मैंने सेटिंग कर ली कि भाई मेरे घर से फोन आएगा तो उठाना मत, रॉन्ग नंबर बोल के रख देना। अब हम तीनों ने लोकल ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए अनाड़ी कोर्ट। जज की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर बैठे अनुभवी लोगों ने अपने ज्ञान को साझा किया। कहा कि जज के साथ आर्गुमेंट मत करना वरना फीस बढ़ जाएगी। जितने पैसे भरे हैं हो सकता है उसका 10 गुना वहां पर भरना पड़ जाए। इतने में वो लोग जिन लोगों ने कल पैसे नहीं भरे थे, जो लोग रात भर हवालात में पड़े रहे, मतलब जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, जिनकी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन उन्हें पकड़ा गया था, उन सभी को एक साथ बड़े से रस्से में बांध कर लाया गया धक्के मारते हुए। और जब उन्हें अदालत में लेकर आया गया तब उनके चेहरे के अंदर अपना चेहरा दिख रहा था भाई कि अगर पैसे नहीं भरे होते तो यही हालत हमारी भी होती। जज आया, सब खड़े हो गए। सभी ने कहा जज को गुड मॉर्निंग। जज ने कहा मस्का मत लगाओ बे, तुम अपराधी हो, तुमने जुर्म किया है, अब मैं तुम्हारी काटने वाला हूँ। जज ने कहा एक एक करके बुलाओ सबको। पहला शख्स गया। जज ने पूछा क्यों आए भाई तुम यहाँ पर, क्या गुनाह किया है? उस बंदे ने कहा सर मैं तो वहाँ 1 नंबर करने गया था, ये जबरदस्ती पकड़ लिए। जज ने हथौड़ा मारा टेबल पर जोर से और कहा कि 1000 रुपए। बोला सर मैं तो कुछ किया ही नहीं। 2000 रुपए। सर ये तो जबरदस्ती लाए। 4000 रुपए। इतना करते करते फाइनली उसे 5000 का जुर्माना भरना पड़ा। यानी जज के साथ आपको आर्गुमेंट नहीं करना होता है। ऐसे सिचुएशन में आपने गुनाह किया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है, आप अपना गुनाह कबूल कर लो। अब काफी अनुभव प्राप्त हो चुका था कि भाई जज के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है। फिर मेरा नंबर आता है, मुझे बुलाया जाता है कि मुकेश दुबे हाजिर हो। मैं भाई विटनेस बॉक्स में आता हूं और जज कहते हैं मुकेश दुबे आपने सेक्शन 147 के तहत पटरी क्रॉस करने का जुर्म किया है, क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा जी सर मुझे अपना गुनाह कबूल है। जज ने जोर से हथौड़ा मारा, 250 रुपए दिए और हम सभी बाहर निकल कर आए। बाहर आने के बाद हम तीनों ने मसाला डोसा खाया, ठंडी ठंडी भाई कोल्ड ड्रिंक पी और अपने अपने घर की तरफ लौट गए। घर पर आया, मम्मी ने पूछा पढ़ाई हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई, बहुत बड़ी वाली पढ़ाई हुई है। जिंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई उसी दिन तो पढ़ी थी कि भैया कोई गुनाह नहीं करना है। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह सिर्फ गुनाह होता है। और रेलवे क्रॉसिंग के नियम को तो बिल्कुल भी न तोड़ना। हर रोज कई लोगों की मौतें हो जाती है। इस घटना से मुझे पता चला कि रेलवे क्रॉसिंग बहुत बड़ा गुनाह होता है। जितना हम सोचते हैं बड़ी आसानी से रेलवे फाटक को क्रॉस कर लेते हैं, ये इतना आसान नहीं होता। ये जो मैंने बातें बताई ये सारी चीजें होती है वहां पर। अब सोचो एक सीधा साधा इंसान जब जेल में जाता है तो वहां कैसे कैसे लोगों से मिलता है, कैसे कैसे अनुभव उसके साथ होते हैं। जेल में जाने से इंसान सुधरता नहीं है बल्कि और बिगड़ जाता है, क्योंकि जेल के भीतर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसे अपनी जान के लिए लड़ना होगा, क्योंकि वहां पर कई खूंखार कैदी मिलते हैं। खैर ये तो रेलवे पटरी को क्रॉस करने का जुर्म था, इसलिए इतना ही अनुभव मिला जो कि मेरे लिए तो काफी था। लेकिन जो लोग जेल में जाते हैं, कई लोग बेगुनाह भी होते हैं जो जेल की सलाखों के पीछे कई सालों तक बंद रहते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो बड़े खूंखार टाइप के बन के निकलते हैं। इसलिए भाई जिंदगी में यही अनुभव है कि रेलवे पटरी को कभी क्रॉस नहीं करना। ये स्टोरी मुझे शेयर करने का मन किया, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया।